Good morning class. Let's start with the same topic. Measures of the improvement. किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की जाएगी इसमें, ये अलग अलग स्टेप्स बताए हैं. फर्स्ट क्या है? The public system should focus on the tertiary care. It includes specialized consultative care and referral services and specialized diagnostic services. अब प्राइवेट सिस्टम है उसको टेरिटरी केयर पर फोकस करना चाहिए. अब इसमें बहुत सारी कंसल्टेटिव जो स्पेशलिस्ट हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए और सर्विसेज देनी चाहिए, अच्छे डायग्नोस्टिक सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करने चाहिए. नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम शुड फोकस ऑन प्राइमरी केयर बट इंक्लूड सर्विसेज लाइक दोज प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरी एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल. अब जो पब्लिक हेल्थ केयर है उनको प्राइमरी केयर पर फोकस करना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर फोकस करना चाहिए, डिस्पेंसरी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर अच्छे से फोकस करना चाहिए, उनकी टेक केयर करनी चाहिए. थर्ड है देयर शुड बी बेटर पेशेंट मैनेजमेंट एंड क्रॉस कंट्री नेटवर्किंग ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम. दे शुड बी एक्सटेंशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज. ये इंपॉर्टेंट थिंग है. एक तो उनको पेशेंट को अच्छे से मैनेज करना चाहिए, अच्छी उनकी नेटवर्किंग होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई इलाज पॉसिबल नहीं है तो वो आगे पॉसिबल और वो जल्दी से जल्दी उसको वहाँ पे रेफर कर दे. और जो पेशेंट होते हैं उनका एक इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए. देयर शुड बी इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर सैनिटेशन एंड क्वालिटी सर्विसेज कीपिंग इन द व्यू ऑफ इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडियन एक्सपर्टीज. अब इस चीज में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए हेल्थ केयर और सैनिटेशन में, और जो क्वालिटी सर्विसेज हैं उनको नजर में रखते हुए सब चीजों में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए. नेक्स्ट आता है लैंडफॉर्म. लैंडफॉर्म क्या है? पहले अपने फर्स्ट स्टार्ट किया था हेल्थ, ये अब तक अपने हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे. अब सेकंड आता है लैंडफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स यूजुअली रेफर टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फ्रॉम द रिच टू पुअर. अब लैंड किससे रेफर करता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन द्वारा से डिस्ट्रीब्यूट करना रिच टू पुअर में, किसी लैंड को रिच से पुअर में डिस्ट्रीब्यूट करना. मोर ब्रॉडली इट इंक्लूड्स रेगुलेशन ऑफ ओनरशिप, ऑपरेशन, लीजिंग, सेल्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ लैंड. अब ये क्या इंक्लूड है इसमें? कोई ओनरशिप को रेगुलेट करना, ऑपरेशंस, किसी चीज को लीज पर लेना या देना, उसका सेल्स करना, या जो पहले से चली आ रही है इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग लैंड को रखना. Land is taken from large landowners, then hired, distributed or sold to tenants, poor and landless farmers. अब लैंड किससे ली जाती है? जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं जिनके पास ज्यादा लैंड है, तब या तो उस लैंड के लिए किसी को हायर किया जाता है, या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या बेच दिया जाता है. किसको बेचा जाता है? टीनेंट्स को, जो ये लीज पर लेते हैं उनको दी जाती है. पुअर पीपल को या जिनके पास लैंड होती नहीं उनको दे दी जाती है. लैंड रिफॉर्म्स आर एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू अचीव सोशल इक्वालिटी एंड द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड. अब लैंड रिफॉर्म क्या है? एक अटेम्प्ट है गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसमें लोगों को सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है और लैंड का अच्छा यूटिलाइजेशन किया जाता है. द एम ऑफ लैंड रिफॉर्म इज टू एबॉलिश द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर. अब इसका एम क्या है कि जो भी जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है पुअर पीपल के साथ, वो ना हो. केरला इज वन ऑफ फ्यू स्टेट्स विच टुक ब्रेव स्टेप्स इन लैंड रिफॉर्म्स. द स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड लैंड टू द लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स. अब केरला ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंस अच्छे स्टेप्स किए हैं, ब्रेव स्टेप्स लिए हैं. स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है? जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं जिनके पास लैंड नहीं है या जो पुअर पीपल है उनको लैंड प्रोवाइड करवाई है. नेक्स्ट आता है एजुकेशन. अब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज वाइटल टू इम्प्रूव द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल. अब ये सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को प्रूव करने के लिए लोगों की, तो उसके लिए एजुकेशन जरूरी है. For every Indian, basic education have been provided by the state government. हर इंडियन को क्या है? स्टेट गवर्नमेंट बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है. Each state government has made provisions and schemes to get education for everybody.
अब स्टेट गवर्नमेंट ऐसे प्रोविजंस बनाती है, स्कीम्स बनाती हैं कि हर किसी को जो बेसिक एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। अब इसके लिए क्या बनाया गया है, सर्व शिक्षा अभियान की सभी के लिए एजुकेशन हो। It is a program to gain universal elementary education and to make free education compulsory for children between 6 to 14 year age। अब ये एक प्रोग्राम है जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बनाया गया है कि 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनको कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। जो बेसिक एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, उनको देनी चाहिए। The state government have opened school in the rural areas mainly for providing education for the children। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने स्कूल ओपन किए हैं ज्यादातर रूरल एरिया में कि वो चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। The government have strengthened their existing schools infrastructure by building extra class। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनको और अच्छे तरीके से इनको स्ट्रेंथन किया है। जो उनका पहले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया है। इसके अंडर में जो क्लासरूम है, टॉयलेट है, टीचर ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, एम्फसिस लाइफ स्किल, गर्ल्स एजुकेशन और कंप्यूटर एजुकेशन, इन चीजों को उन्होंने बढ़ावा दिया है। The right of children to free and compulsory education act came into effect on 1 April 2010। ये जो एक लॉ है, जो एक्ट है, कब बना था, 1 अप्रैल 2010 को, जिसमें राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जिसमें क्या है कि बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। अंडर दिस एक्ट एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर विल प्रोवाइडेड 8 years ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन ए सुटेबल क्लासरूम इन हिज और हर नेबरहुड। अब इसमें क्या बताया गया है इस एक्ट में कि 16 to 14 ईयर्स का कोई भी बच्चा है उसको 8 ईयर्स तक एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसके नेबरहुड में, उसके आसपास ही, कहीं ज्यादा दूर नहीं, सूटेबल क्लासरूम हो और उससे ज्यादा दूरी पर ना हो। The government will bear the cost and responsibility of getting a child admitted to the school and also assure that he/she completes 8 year of schooling। अब गवर्नमेंट इसकी सारी कॉस्ट है वो खुद बियर करती है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि जब वो चाइल्ड है उसको एडमिशन दिया जाता है स्कूल में तो वो अपने 8 इयर्स कंप्लीट करे स्कूलिंग के। 8 ईयर से पहले वो स्कूल ना छोड़े। No child will be rejected admission on the basis of disabilities nor will be asked for an admission test। अब किसी भी बच्चे को इसमें रिजेक्ट नहीं किया जा सकता एडमिशन के लिए। कोई डिसेबिलिटी हो, उसके कोई बॉडी में प्रॉब्लम हो तो उसको डिसेबल नहीं माना जाता और कोई भी एडमिशन टेस्ट नहीं लिया जाता। अब नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बट नॉट एनफोर्सेबल। अब राइट टू एजुकेशन क्या है, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का बट इसको ज्यादा एनफोर्सेबल नहीं किया गया है। टुडे द राइट टू एजुकेशन बिकम ए फंडामेंटल राइट। और अब दिनों में क्या हो गया है, ये जो राइट टू एजुकेशन है ये एक फंडामेंटल राइट बन चुका है कि एजुकेशन का हर किसी को राइट है और हर पर्सन को एजुकेटेड होना ही चाहिए। और 8 साल तक गवर्नमेंट एक बच्चे की एजुकेशन के लिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स देती है, स्कूल प्रोवाइड करवाती है, उसका जितनी भी कॉस्ट है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो ये है अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, 4th चैप्टर द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के ये सारे फंक्शन हैं जो वो हमारे लिए करती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसको रिवाइज करिए, पढ़िए एक बार फिर से। थैंक यू, हैव ए गुड डे।